चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। राजधानी लखनऊ में राज्य के गन्ना विकास विभाग की ओर से राज्य गुड़ महोत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय राज्य गुड़ महोत्सव आज से लखनऊ में शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में पहली बार देश के कई राज्यों की आधुनिक टेक्नोलॉजी से गुड़ बनाने वाली मशीनों का प्रदर्शन होगा। आपको बता दें कि लखनऊ के गोमती नगर प्रस्तावित गुड़ महोत्सव में प्रदेश के गुड़ निर्माताओं को बुलाया गया है। गुड़ निर्माता कई प्रकार के गुड़ का प्रदर्शन करने वाले हैं। महोत्सव में प्रतिभाग करने को प्रदेश के से 70 गुड़ निर्माताओं का चयन हुआ है। आपको बता दें कि गन्ना किसानों को लेकर जिस तरीके से बीते दिनों जो है हो हल्ला देखने को मिला और ये आवाज सदन तक पहुंची थी, लेकिन फिलहाल गुड़ महोत्सव के तौर पर बहुत बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। संजीव कपासिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ में राजधानी लखनऊ से। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? तैयारियां पूरी हो चुकी हैं संजीव, और इसको ये जो गुड़ महोत्सव है क्या इसको राजनीतिक एंगल से भी देखा जा सकता है? बिल्कुल पूजा, देखिए आज से गुड़ महोत्सव की शुरुआत हुई है राजधानी लखनऊ में, जहां एक तरफ गन्ना किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हमारे साथ गन्ना आयुक्त है संजय भूसरेड्डी सर। आज से शुरुआत है इस महोत्सव की। उत्तर प्रदेश के तमाम गुड़ निर्माता किसान इसमें अपना प्रदर्शन करेंगे। किस तरीके का होगा सर ये? देखिए, जितने उत्तर प्रदेश के और कुछ अन्य राज्यों के भी गुड़ उत्पादक आए महाराष्ट्र से और अन्य दूर के राज्यों से भी, यहाँ पे जो हमारे गुड़ उत्पादक ज़िले हैं, जिसमें खास करके हमारे ओडीओपी के जो ज़िले हैं मुजफ्फरनगर, अयोध्या, लखीमपुर खीरी और उसके अलावा बिजनौर एक हमारा और सेंटर है, तो वहाँ सब तरफ के हमारे गुड़ उत्पादक आए हैं। वो लोगों को एक राज्य स्तर पर एक मौका मिल रहा अपना प्रोडक्ट को शोकेस करने का, लोगों को बताने का। यहाँ पर आप देखोगे विभिन्न प्रकार के, मतलब आप गिनते जाइए, आप गिनते रहोगे कितने प्रकार के गुड़ हैं। लगभग अगर आप देखोगे तो 100 के करीब विभिन्न तरीके से उनकी प्रस्तुतिकरण है, तो वो देख करके आपको आनंद आएगा। और दूसरा, पब्लिक को पता चलेगा, उनका भी ज्ञानवर्धन होगा जो इस मेले में आएगा कि कितने प्रकार के गुड़ अवेलेबल है। लोग गुड़ को सिर्फ एक गुड़ के रूप में संजय सर गुड़ की गुणवत्ता और गुड़ के फायदे भी बताए जाएंगे। यहाँ पर गुड़ की गुणवत्ता भी बताया जाएगा, गुड़ के फायदे भी बताए जाएंगे, उसके औषधि युक्त लाभ भी बताए जाएंगे। अभी आज 4 टेक्निकल सेशंस है, कल 4 टेक्निकल सेशंस है। गुड़ उत्पादन करने की भी तकनीक बताई जाएगी, उसके इंजीनियरिंग पहलू भी बताए जाएंगे। तो पूरा पैकेज है इस एग्जीबिशन में, जो भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। थैंक यू सर जनता टीवी से बात करने के लिए। तो पूजा जी, ये थे गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी सर, जिनके नेतृत्व में इसकी शुरुआत होनी है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं, ये मुजफ्फरनगर के जो कोल्हू निर्माता हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। और खास बात यह है कि मुजफ्फरनगर के किसान राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के नेतृत्व में किसान आंदोलन भी कर रहे हैं। किस तरीके का ये प्रदर्शनी है आपकी, और आप कोल्हू का निर्माण करते कहाँ से हैं? जी, मुजफ्फरनगर से है सर, और ये कोल्हू बनाते हैं, पावर स्टील कोल्हू, बहुत ही बढ़िया है, इसलिए इसका प्रचार करने आए हैं। कितने गुड़ का उत्पादन होता है, घंटे वाइज बात करें या एक दिन की बात करें? जी, ये 15 किलो गुड़ बनाता है 1 क्विंटल गन्ने में, और काफ़ी अच्छा है। उत्तर प्रदेश की सरकार गन्ना उपभोक्ता और गन्ना उत्पादकों के लिए तमाम प्रयास कर रही है, तो क्या कोल्हू की बिक्री में इजाफा हुआ है पिछले वर्षों की तुलना में? जी, इजाफा थोड़ा हुआ है, लेकिन चल रही है, बहुत चल रही है, कोल्हू काफ़ी चल रही है। बिल्कुल पूजा जी, देखिए बिल्कुल देखिए पूजा जी, लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के तमाम गुड़ निर्माता यहाँ पर लगाए हैं, यहाँ कई तरीके की क्वालिटी आपको देखने की मिलेगी। और ये भी मुजफ्फरनगर का ही स्टॉल है। किस किस टाइप का, किस किस तरीके का गुड़ आपके पास है यहाँ? इसमें मैंगो फ्लेवर में है, सादा बर्फी है, और ड्राई फ्रूट में है, और चॉकलेट बर्फी है, शक्कर है सादे वाली। अच्छा, ये बताइए कि आज के दौर में जिस तरीके से तमाम आधुनिकता की तरफ लोग बढ़े हैं, लेकिन गुड़ की गुणवत्ता और गुड़ के फायदे क्या हैं? गुड़ के फायदे हैं, गुड़ सेहत के लिए सबसे अच्छा रहता है। ये जो चीनी होती है, शुगर के जो पेशेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा शुगर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं लगातार, तो दोबारा से ऐसा अपनी प्राकृतिक चीज़ है गुड़। बीमारियों से कोई दिक्कत, बीमारियों में कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, तो इसलिए गुड़ की तरफ संजीव, ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। गुड़ बीमारियों को भी साधेगा और साथ में गन्ना किसानों को भी साधेगा, इस उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने, या यूं कहें कि योगी सरकार ने गन्ना महोत्सव के तौर पर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है भविष्य खबरों में, आगे बढ़ते हैं। जब किसानों की बात हो रही है तो रुक करिए बिजनौर का, जहां पर बिजनौर में कृषि कानून के विरोध में जिले के अलग अलग जगहों पर किसानों की ओर से लगातार अपनी फसलों को जोतकर कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में अब तक आपको बता दें कि किसानों ने फिर से 4 बीघे में खड़ी गेहूं की फसल को जोतकर कृषि कानून का विरोध किया। तो वहीं चांदपुर थाना क्षेत्र के माहू गांव के रहने वाले किसान का साफ तौर से कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों के विरोध में उसने अपनी गेहूं की फसल को जोता है। तो वहीं शामली का भी यही हाल है। शामली में भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर एक किसान ने अपनी 10 बीघा गेहूं की फसल को नष्ट कर दिया और तीनों जो कानून है उनका विरोध करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जहर भी खा लूंगा। बिल्कुल, दरअसल राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन की समर्थन में जोड़े, क्योंकि इन्होंने जो ये तीनों कृषि कानून बनाए गए हैं ये बहुत ही जो है किसान के लिए आत्महत्या का काम कर दिया। और मैं तो अपनी आत्मग्लानि में इतना त्रसित हो गया कि मुझे ये अपनी गेहूं की खड़ी फसल जो है जोतनी पड़ी, क्योंकि हमें अपने बच्चों को भी भविष्य देखना है। अगर हमारे बच्चे क्या करेंगे जब इस तरह से 1935 गेहूं को गवर्नमेंट का रेट निकाला था और वो 1100 तक जो है बाजार में बिक गया, तो हम लोग किसान कहलाते हैं? किस बात के किसान हैं? हमारे बच्चे क्या खाएंगे आगे चल कर? तो पवन अग्रवाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पवन, बिजनौर में किसान ने अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। बिल्कुल पवन, शामली में जिस तरीके से 10 बीघा खेत में ट्रैक्टर चला है उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जी मुझे मैं आपको बता दूं, लगातार राकेश टिकैत के और नरेश टिकैत के बयान से किसानों में ज्यादा रोष है और वो अपनी खड़ी फसलों को जोत रहे हैं, जला रहे हैं। इसी कड़ी में शामली के अंदर भी 2-3 जगहों पर फसलें जलाने और फसलें जोतने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं कल देर शाम एक जो किसान थे शामली के, उन्होंने अपनी 10 बीघा फसल को जला दिया। और जब हम लोगों ने उनसे बात की तो उन्होंने कही कि हम लोग लगातार परेशान है, किसान धरने पर बैठा है। 100 दिन पूरे हो गए किसानों गाजीपुर बैठे हुए धरने पर, लेकिन सरकार द्वारा हमारी कोई भी मांग नहीं मानी जा रही है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम इस फसल का क्या करें? पवन, लेकिन सवाल यह है क्योंकि राकेश टिकैत ने अपनी महापंचायत में जिस तरह से कहा था कि खड़ी फसल में आग लगा देंगे, उसके बाद अपने बयान पर उन्होंने सफाई भी दी थी। लेकिन मुजफ्फरनगर, क्योंकि मुजफ्फरनगर से ही राकेश टिकैत आते हैं और मुजफ्फरनगर में ही इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा होता है कि राकेश टिकैत ने जो सफाई दी, क्या उसका असर मुजफ्फरनगर में नहीं है? जी मैं आपको बता दूं, भविष्य मुजफ्फरनगर के अंदर उस तरह का असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसान राजधानी ससोली मुजफ्फरनगर में ही है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो नरेश टिकैत जी ने कहा भी था कि भाई अब किसान अपनी फसल ना जोते, नुकसान ना करे और वो सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन करे। यहाँ पे 1-2 छोटी घटनाओं के अलावा कहीं भी कोई खेत जोतने या फसल जलाने की घटना नहीं हुई है। बाकी जिलों में लगातार ये घटनाएं आ रही है। मेरठ के अंदर भी कई घटनाएं हो चुकी है और शामली में भी 2-3 जगह घटनाएं हो चुकी है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अब खबर रायबरेली से है। दरअसल आपको बता दें कि एक किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पीड़ित परिजनों का कहना है कि कर्ज के बोझ और वसूली का दबाव बनाए जाने से किसान परेशान था, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की छानबीन शुरू कर दी। आपको बता दें कि कसोली के रहने वाले ने गांव के बाहर बाग में फांसी लगाकर खुदकुशी करी है। तो वहीं आत्महत्या की खबर से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। तो एक तरफ जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ प्रदेश में किसानों की आत्महत्याओं के मामले भी जो हैं वो रुक नहीं रहे हैं। तो आफ्ताब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि आफ्ताब से बात करेंगे। आफ्ताब, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? लगता है आफ्ताब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस खबर पर ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कर्ज के तले दबे होने की बात सामने आ रही है। कर्ज से परेशान था किसान और इसी परेशानी के चलते किसान ने आत्महत्या की। आत्महत्या की खबर के बाद से इलाके में हड़कंप है। दरअसल ये बात सामने आई है कि बैंक की तरफ से कर्ज को लेकर किसान पर दबाव बनाया जा रहा था और इसी दबाव के चलते किसान ने परेशान होकर खुदकुशी कर ली। तो आपको बता दें कि आत्महत्या की खबर से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। आफ्ताब एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आफ्ताब, क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
खीरो थाना क्षेत्र में कसोली गांव है, जहां पर उसका खानका मच गया जब बाग में रस्सी से झूल रहा एक युवक का शव देखा गया। वहीं पता चला कि बाग के मालिकी का ही रस्सी झूलता शव है। परिजनों से आफ्ताब, ऐसा कहा जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से 60,000 रुपए का कर्जा लिया था, जो कि ब्याज के साथ में 1 लाख रुपए से ज्यादा का हो गया, जिससे परेशान होकर के आत्महत्या हुई है। जी, परिजनों के अनुसार यही बात कही जा रही है कि कर्जे के अभाव से लगातार दबाव पड़ रहा था, जिससे कई दिनों से ये मानसिक रूप से परेशान भी चल रहे थे। इसका कारण यही रहा कि इन्होंने अपने ही बाग में रस्सी से झूल के और जीवन लिया समाप्त कर ली। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि कई दिनों से उत्तर प्रदेश प्रशासन के लिए जी का जंजाल बने माफिया और बाहुबली धनंजय ने अपने वकीलों के साथ प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि बुधवार को लखनऊ स्थित धनंजय के 4 ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी थी। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने धनंजय के 3 गुर्गों को हिरासत में लिया। तो वहीं अजीत हत्याकांड में मुख्य आरोपी और 25,000 के इनामी धनंजय ने आखिरकार प्रयागराज में सरेंडर किया, जिसके बाद धनंजय को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। आपको यह भी बता दें कि धनंजय ने इधर सरेंडर किया तो लखनऊ के सीजेएम में अंकुर, जो कि अजीत हत्याकांड में मुख्य शूटर था, उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। तो पंचायत चुनाव की तारीखें भले ही अभी घोषित नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने अपनी ओर से तैयारियां तेज कर दी हैं। हर जिले में अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। खुद एडीजी जोन स्तर के अधिकारी जिले में जाकर तैयारियों को परख रहे हैं। वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक ब्रजभूषण भी मुख्तार अंसारी के इलाके में पहुंचे, जहां अधिकारियों से तैयारियों के बारे में ब्यौरा लिया। आपको बता दें कि वहीं पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए एडीजी ने कहा कि पंचायत चुनाव हर हाल में पूरी तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होगा। इसके लिए माफियाओं पर तेजी से नकेल कसी जा रही है। तो वहीं मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। लखनऊ के हजरतगंज स्थित तो एक और बिल्डिंग रानी सल्तनत को गिराने का काम शुरू हो गया। एलडीए के प्रवर्तन दस्ते ने सुबह 7 बजे से बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि हजरतगंज में रानी सल्तनत प्लाजा बिना नक्शा पास कराए बना हुआ था। रानी सल्तनत को मुख्तार अंसारी की सल्तनत कहा जाता है। संयुक्त सचिव ऋतु सुहास, अधिशासी अभियंता और तमाम अधिकारी सुबह सुबह यहां पर पहुंचे और पूरा काम किया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं किस तरीके से अवैध निर्माण को तोड़ने का काम, तोड़ने की कवायद जारी है। तो आपको बता दें ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्तार पर किस तरीके से अब कार्रवाई बढ़ती जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार के बीच में लगातार आमने सामने का दौर जारी है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दूसरी तरफ एलडीए की कार्रवाई आप देख पा रहे हैं। वाराणसी से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़े हैं हमारे साथ में, लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ ताजा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे सबसे पहले समझेंगे क्योंकि हम लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हो गई है और क्या कुछ कार्रवाई होनी बाकी है? देखिए पूजा, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी पर लगातार सरकार शिकंजा कस रही, चाहे पूर्वांचल से लेकर लखनऊ तक की जितनी भी बिल्डिंगें हैं उनकी अवैध संपत्ति है उसको ढहाने का काम कर रही है। एलडीए ने पहले ही नोटिस दी थी और मुख्तार अंसारी की दोनों बेटे लगातार पूछताछ के लिए उनसे अपनी जो पेपर्स हैं उनको लेकर के लगातार 2 बार हजरतगंज कोतवाली भी जा चुके हैं और लगातार एलडीए उन नक्शों को सर्च कर रही थी जिन जो जमीन अवैध जमीन पर नक्शा पास कर दिए गए उसको लेकर। हालांकि शासन में भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है एलडीए के वीसी ने, लेकिन आज सुबह जिस तरीके से हजरतगंज जोन 6 में उनका एक अवैध बिल्डिंग बनी थी मुख्तार अंसारी के, उसको ढहाने का काम शुरू कर दिया है। यानी पूर्वांचल से लगा करके लखनऊ तक के जितनी भी अवैध संपत्ति माफियाओं की है उन पर योगी सरकार की नजर टेढ़ी है। यानी इसके सीधा सीधा मैसेज पूजा ये भी है कि पूर्वांचल से लगाकर जिस तरीके से अपराध का बोलबाला था, कहीं न कहीं उसको अपराध को खत्म करने के लिए मुख्तार अंसारी जैसे जो माफिया अकूट संपत्ति बनाई थी अपराध के माध्यम से, जिस तरीके से ये मुख्तार अंसारी की अब संपत्तियां धीरे धीरे एक्सटो रही हैं, बुलडोजर चल रहा है, तो यानी नजीर बन सकती है। आपके पास लौटते हैं
धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं वाराणसी से। धर्मेंद्र, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से वाराणसी जोन है पूरा, वो मुख्तार अंसारी से प्रभावित बताया जाता है, फिर चाहे वो गाजीपुर हो, मऊ क्षेत्र हो, वाराणसी हो, तमाम जो क्षेत्र हैं वहां पर जो ब्रजभूषण है अपर पुलिस सचिव वो पहुंचते हैं, वो साफ तौर पर चेतावनी देते हैं कि पंचायत चुनावों के मद्देनजर अगर किसी तरह की अराजकता देखने को मिली तो तुरंत कार्रवाई होगी, त्वरित कार्रवाई होगी। तो क्या यह माना जाए कि वाराणसी भी मुख्तार के प्रभाव से अछूता नहीं है? और दूसरी बात, सरकार पूरी तरीके से तैयार है, मुस्तैद है कि किसी भी तरह की अराजकता नहीं होने दी जाएगी, और दोनों तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है, फिर चाहे वो राजधानी में हो या फिर उसके गढ़ में हो। देखिए पूजा, मैं बताना चाहूंगा आपको, पूर्वांचल माफियाओं का गढ़ माना जाता है और चुनाव पे खासा प्रभाव चूंकि माफियाओं का होता है। और कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी की बात की जाए, चाहे ब्रजेश सिंह की बात की जाए, चाहे धनंजय सिंह की बात की जाए, इनका चुनाव में और चुनावी समीकरण पे अच्छा खासा प्रभाव होता है, चूंकि चुनाव में इनकी सक्रियता काफी हो जाती है और इनके गुर्गों की सक्रियता काफी हो जाती है। मुख्तार अंसारी के गुर्गों की काफी सक्रियता होती है, क्योंकि चुनाव पंचायत चुनाव में कुछ सीटों पे तो इनका दबदबा इस कदर होता है कि पूर्वांचल की सीटों को हथियाने में पूर्ण रूप से सफल भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी पे जिस तरीके से कवायद की जाती है, चूंकि मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, अन्य जिलों में जो भी उनके गुर्गे हैं, जो उनके इनामी अपराधी हैं जो 20-20 साल से फरार चल रहे हैं, उन पे लोकल इंटेलिजेंस विंग हो गई, चाहे लोकल पुलिस हो गई, चाहे इंटेलिजेंस हो गई, वो लगातार महीनों भर से इनकी सूची तैयार कर रही है और इस पे कवायद कर रही है। सूचियों को खंगाला जा रहा है, इनके बैकग्राउंड को खंगाला जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका, अनूप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर यूपी जल निगम को बंद करने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश जल निगम को बंद करने की तैयारी चल रही है, जल निगम को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पक्की है बड़ी खबर, 5000 से ज्यादा कर्मचारियों का मर्जर होगा, यानी कि विलय होगा। यूपी जेएन कर्मचारी दूसरे विभागों में एडजस्ट होंगे। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, जिस तरीके से पिछले दिनों जल निगम के तमाम कर्मचारी 6-6 महीने, साल भर से अपनी तनख्वाह को लेकर के सड़कों पर मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच ये बेहद बड़ी और अहम जानकारी हो जाती है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी बने रही जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। नमस्कार।